तो गाइस अपन आज करने वाले हैं अपने क्लास 10 का एक और चैप्टर जिसका प्यारा सा नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या होता है नेशनलिज्म? ये तो हम लोग अपने पिछले चैप्टर में बात कर ही चुके थे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद इंडिया के अंदर कैसे फैला, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रवाद की जरूरत किसी को हो चाहे ना हो, पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग रूलर्स धीमे धीमे आ रहे थे, तो अब हमें भी आज़ाद होने की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अगर हम लोग अब आज़ाद नहीं होते तो फिर हमारी बहुत समस्या हो जाती, क्योंकि अंग्रेज हम पे 2 साल से राज कर रहे थे, उससे पहले मुगल्स आ गए थे, उससे पहले दूसरे राजा राज कर रहे थे। तो अब हम लोगों के पास भी राइट्स आना चाहिए, हम लोग भी डिजर्व करते थे कि क्या हम लोग भी एक क्या अच्छी ज़िंदगी जी सके, हम लोग जो इंडिया में रहते हैं जो लोग, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बात करें कैसे कैसे अंग्रेजों का राज हटाया गया, कैसे कैसे 1815 में गांधी जी आए, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चलाए, और जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ वो कैसे कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कैसे जो नेशनलिज्म था वो इंडिया के साथ ऑरिजिनेट हुआ, जुड़ा, और कैसे एक हमारा इंडिया एक नेशन स्टेट बना, उसके बारे में बात करते हैं। जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो कैसे हम लोग बात करें कि मतलब उसने हेल्प की हमारी कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाने में। इंडिया में हम लोग बात करें, जैसे इंडिया के अंदर या फिर हम लोग बात करें दूसरी कॉलोनीज की, तो वहाँ पे मॉडर्न नेशनलिज्म हम लोग बात करें कनेक्टेड है एंटी कॉलोन मूवमेंट, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के थ्रू। जैसे हम लोग बात करें कि जो यूरोप का नेशनलिज्म था, हमने पिछले चैप्टर में देखा, तो वो हम लोग बात करें कि वहाँ का जो नेशनलिज्म था वो नेशनलिज्म अलग था। और हम लोग बात करें जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, जैसे कि हम लोग बात करें श्रीलंका हुआ या फिर दूसरी कंट्रीज हुई, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ का जो नेशनलिज्म है वो थोड़ा अलग है। क्यों नेशनलिज्म अलग है इसको समझते हैं। तो वो नेशनलिज्म इसलिए अलग है क्योंकि हम लोग बात करें कि जहाँ जहाँ पे हम लोग बात करें ये कंट्रीज राज कर रही थी, तो हम लोग इनका यहाँ की जनता, जैसे मान चलो कि ये कोई ब्रिटिश है, तो अब यहाँ पे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, तो ये पांच आदमी ऐसे इकट्ठे नहीं हुए थे। ये आदमी के इकट्ठे हुए कि हमने इन सबको जोड़ दिया और इनके खिलाफ क्या किया, मूवमेंट खिलाफ किया, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इसलिए हम लोग इकट्ठे हो पाए। तो जो हम लोग बात करें जो मॉडर्न नेशनलिज्म है हमारे यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी इस प्रकार से है कि हम भारत के सभी लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया था, किसको भगाने में, अंग्रेजों को हटाने में। हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट किए, तो इस प्रकार से हमारी एक आइडेंटिटी बनी हुई है। तो ठीक है, नेशनलिज्म इंडिया में ऐसे आया। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मूवमेंट के बारे में कि कैसे कैसे गांधी, क्योंकि ये चैप्टर है काफी, जो चैप्टर है ये गांधी जी के अराउंड घूमेगा। और हम लोग बात करें कि मैंने शायद एक चीज पर गड़बड़ बता दी मैंने आपको शायद। गांधी जी 1915 में आए थे, 1815 में नहीं आए थे। मैंने एक चीज शायद 1815 आई थी, मुझे हल्का हल्का ध्यान आ रहा, ठीक है। तो 1915 में आए थे इंडिया में गांधी जी। तो गांधी जी की एंट्री के साथ ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपको पता ही है कि दुनिया में युद्ध 1914 से स्टार्ट हो गए थे, 1914 से 1919 तक रहे थे। और खिलाफत मूवमेंट क्या था इसको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में, कि जो ब्रिटिश थे तो उन्होंने पद खत्म कर दिया था खलीफा का, जो कि हम लोग बात करें मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े माने जाते हैं। तो उनका जो पद था वो खत्म कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो इसके लिए जो गांधी जी थे, जो मुस्लिम थे इंडिया के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो खिलाफत मूवमेंट हुआ है। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो गांधी जी अपना दिमाग लगा रहे थे कि भैया कैसे हमें अंग्रेजों को अगर भारत देश से भगाना है तो उनके लिए हमें करना पड़ेगा। हम लोग इनके साथ कॉर्पोरेट करते हैं इसलिए वो हम पर राज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनसे कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो इसलिए ये अब मूवमेंट चला रहे थे नॉन कॉर्पोरेट, क्या भैया हम लोग कॉर्पोरेट नहीं करेंगे अंग्रेजों के साथ। तो ये मूवमेंट था, ठीक है। अब सबको समझते हैं, मैंने संदेश संदेश की दे दी, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक था। तो इसने नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन मतलब बना दी थी। जैसे कि हम लोग बात करें कि अब अंग्रेजों के ऊपर भैया जो ब्रिटिशर्स थे, तो भैया वो इंडिया को छोड़कर एक हद तक हम लोग गए नहीं जाते, क्योंकि उनके पास अगर पावर रहती तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इंडिया को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि अब वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़े, वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़े, तो इससे वो क्या पड़ गए, कमजोर पड़ गए। और इसने भी काफी हद तक मदद की कि कैसे भी करके इंडिया, अंग्रेज इंडिया पे छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसने हम लोग बात करें कुछ ऐसी कंडीशन बनाई, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बनाई जिससे कि
चीजों में चेंज हुआ, ठीक है। इंडिया को फेस करनी पड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इंडिया को बहुत ज्यादा चलनी पड़ी, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्यों सामना करना पड़ा ये सोचते हैं। तो इंडिया को सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि भैया इंडिया था कॉलोनी, किसकी कॉलोनी? अंग्रेजों की कॉलोनी। तो जब इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी है तो भैया वो जब इस तरह पे हम लोग बात करें रूल कर रहे हैं तो यहाँ का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि भैया जो वॉर में सामान यानी कि आर्मी में खर्चा बढ़ना है, तो भैया अगर इकोनॉमी के अंदर आप किसी भी एक सेक्टर के अंदर अगर आप पैसा बढ़ाएंगे तो दूसरे सेक्टर से तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं ज्यादा सामान ज्यादा पैसा हम लोग बात करें डिफेंस में लग रहा है, प्रोडक्शन में नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगी। जो वॉर होता है उस समय पर हम लोग बात करें हर चीज महंगी हो जाएगी। जैसे कि आज के समय पर हम लोग बात करें ईरान अमेरिका वॉर चल रही है, ईरान यूएसए वॉर चल रही है, तो आज के समय पर सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि सिलेंडर की बहुत किल्लत हो गई है, ठीक है। और धीमे धीमे हर चीज के ऊपर हमें सामान के ऊपर प्राइसेस के ऊपर देखने को रेट देखने को मिल रहा है। जैसे अभी यूएसए और ईरान की वॉर चल रही है तो समोसा 10 का 15 हो गया, और जो मोमोज 5 की 2 मिलते थे, सॉरी 5 की 4 मिल 10 के 4 मिलते थे, 5 10 के 3 ही मिल रहे हैं। तो भैया बहुत महंगाई बढ़ने लगी है, ये सही बता, मार बहुत भयंकर पड़ रही है। और क्या हुआ, दूसरी चीज हुई फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया। तो गांव वाले क्षेत्र थे वहां पे जबरदस्ती जो गांव के लोग थे उनसे कहा जा रहा है कि भैया आर्मी भर्ती हो जाए, तो भैया क्यों जाए, हम आर्मी में क्यों जाए? अगर 2.5 घंटे की बात हो तो ठीक है, तुम अंग्रेज हो, हम तो आएंगे क्यों लड़े। तो अब गांव वाले क्षेत्रों में जबरदस्ती उनकी भर्ती कराई जा रही, टांग ले जा रहे हैं गांव वालों को, ठीक है, लड़ने के लिए युद्ध में। और हम लोग बात करें ड्यूरिंग 1918 से लेकर 1918 से सॉरी 1818 से लेकर 1821 तक हमारे यहाँ पे हो गया क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर क्या होता है कि जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं होती है जहाँ पे हम लोग बात करें जो अच्छी होती है, यानी कि हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब जब फसल बर्बाद हो गई तो भैया ऑब्वियस सी बात है खाने की किल्लत तो पड़ जाएगी, खाने की किल्लत पड़ जाएगी, तो भैया समस्या बहुत बड़ी बड़ी हो रही है इंडिया के अंदर कि भैया खाने की किल्लत सोच रही, आदमी के पास एक समय के लिए मतलब खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है। और इवन की इस समय पे हम लोग बात करें कि अंग्रेज बहुत खराब आदमी थे यार, कुछ भी कहो यार, इधर का खाना पूरा सैकड़ों पार भेज देते थे, उधर पे भूखमरी मरेगी, यानी कि लोग भूखे मरे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुसीबतें थी हार्डशिप थी, तो ये जब वॉर एंड हो गई तो उसके बाद भी ये चीजें खत्म नहीं हुई, उसके बाद भी चीजें चलती रही, ठीक है। अब ये तो हमने वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब सत्याग्रह का आइडिया क्या था, तो अभी मैं टॉपिक के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ सत्याग्रह है क्या। तो सत्य से आग्रह करना, क्या करना? सत्य से आग्रह करना कि आप, तो जैसे मान लीजिए कि गांधी जी का आइडिया क्या था, सत्याग्रह का आइडिया ये है कि मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो जैसे कोई गांधी ने कहा है कि गाल आगे कर दो, तो गाल आगे कर दो अपना, तो उसे लगता है कि अगर वो उसे, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर सही गलत की पहचान होती है, तो वो आपको अगर तमाचा मारता है और उसे लगता है कि आप वो गलत है, फिर भी आप उसके सामने आप बिना डरे आप कह रहे हैं हम मारो, आप मार डालो, तो गांधी कहते थे कि वो समझ जाएगा कि वो गलती कर रहा है, तो उसकी अंदर की जो आत्मा है वो जगेगी और कहेगी भैया हम गलत कर रहे हैं, और वो आपको छोड़ देगा। तो ये था सत्याग्रह, सत्य से आग्रह। तो जो आइडिया था सत्याग्रह का एक नॉवल तरीका था, अच्छा तरीका था लड़ने का कॉलोनियल रूल में, कॉलोनियल रूल के खिलाफ, कहाँ पे? इंडिया में। एक एग्रेसिव मूवमेंट नहीं था, नॉन एग्रेसिव मूवमेंट था ये, यानी कि हम इसमें मारने नहीं जा रहे किसी को, पीसफुल तरीके से एजुटेशन कर रहे हैं, इसमें ऑपरेशन इंजस्टिस, यानी कि वो हम लोग केवल ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो आपको रोकना पड़ेगा, तो बस यही है और कुछ नहीं है। सत्याग्रह का मतलब ये है इनकंसिस्टेंट विद ट्रुथ, यानी कि सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे हम लोग। अगर आप गलत कर रहे हैं तो तब भी हम लोग सच के साथ खड़े रहेंगे, आप हमें मार भी दोगे तब भी हम लोग सच के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। इट इज अ मोरल फोर्स। तो भैया हमने वही बताया कि भैया अपने अंदर से उसके दिल के अंदर से आवाज उठेगी कि भैया कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मोरल आवाज चलने लगती है। तो ये क्या है? नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न हुए इंडिया के अंदर और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्या? सत्याग्रह एक मूवमेंट स्टार्ट किया,
1916 में, कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में, चंपारण के अंदर 1916 के अंदर किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में किया, और कॉटन मिल में अहमदाबाद में 1918 में किया। तो कैसे कैसे मूवमेंट हुए। तो हम लोग बात करें कि अभी यहाँ पे लिखा तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बहुत बता देता हूँ इन तीनों मूवमेंट के बारे में। इन तीनों मूवमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें चंपारण में क्या हुआ था कि अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक थे राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति। तो गांधी जी इंडिया के अंदर आए, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि भैया, जब इंडिया में आए नहीं थे उससे पहले उन्होंने कहा कि भैया, अगर आपको समझना है इंडिया की प्रॉब्लम, आप इंडिया आइए, इंडिया की प्रॉब्लम सुलझाइए। और उन्होंने कहा अगर आपको इंडिया की प्रॉब्लम सुलझानी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में कंट्री में विजिट करना पड़ेगा, यानी कि इंडिया के कंट्री के अंदर घूमना पड़ेगा आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको समस्याओं को समझना पड़ेगा, अलग-अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले जब ये इंडिया भ्रमण करने निकले गांधी जी, तो वहाँ पे एक राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति आए, और उन्होंने अब पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। कि उन्होंने कहा, गांधी गांधी हमारे यहाँ पे बिहार में चंपारण में क्या हो रहा है कि जो अंग्रेज हैं वो हमसे जबरदस्ती इंडिगो उगाते हैं, और हमें नहीं उगाना है, तो हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, और ये लोग टैक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो भैया गांधी जी के, तो उस समय पर क्या था कि जो इंडिगो खेती है वो यूरोप में धीमे-धीमे वहाँ पे सिंथेटिक इंडिगो आ चुकी थी, यानी कि और मतलब रेडीमेड इंडिगो आ चुकी थी, अब वो प्लांटेशन वाली इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये लोग अंग्रेज़ों ने कह दिया कि भैया इन लोग, क्योंकि जनता गुहार लगा रही थी भैया बंद कर दो, बंद कर दो। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या कह दिया जनता से कि भैया तुम हमें पैसा दो, एक बड़े अमाउंट में पैसा दो, हमसे ये खेती करवाना बंद करवा देंगे तुमसे। और वहाँ पे क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों ने बताया नहीं लोगों को कि भैया वहाँ पे यूरोप के अंदर पहले से ही जो सिंथेटिक इंडिगो है वो आ चुकी है। तो इन्होंने पैसा भी ले लिया, और क्योंकि इन्हें तो खुद से बंद करना था, और अंग्रेजों से भी पैसा ले लिया, मतलब आम लोगों से भी पैसा ले लिया। तो अब जो थे अंग्रेज, जो गांव वाले थे, जो चंपारण के लोग थे, ये कह रहे थे भैया पैसा वापस कर दो कुछ अमाउंट में। तो अब इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। तो भैया अब अंग्रेज को पता था कि हम गलत कर रहे हैं, तो गांधी जी ने आग्रह किया कि भैया आप हमें ये छोड़ दो, इनका पैसा दो। तो अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज पूरा पैसा देने के लिए तो राजी नहीं हुए, पर थोड़ा अमाउंट में पैसा देने के लिए तैयार हो गए। तो अब गांधी का पहली जीत ये थी कि भैया अंग्रेज पहली बार झुक रहे थे। ठीक है, तो पहला इम्प्रूवमेंट इनका चंपारण में गांधी का जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। दूसरा हुआ खेड़ा के अंदर। खेड़ा के अंदर कहानी क्या थी, खेड़ा के अंदर कहानी ये थी कि वहां पे हो गया था क्रॉप फेलियर। अब अंग्रेज मांग रहे थे पैसा, तो अब अंग्रेज जबरदस्ती कह रहे थे पैसा दो, पैसा दो। अब खेड़ा के अंदर हो गया था क्या, अब वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था। तो अब वहाँ पे भी सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया कि भैया, फिर वहाँ पे आंदोलन बैठे कि भैया हमें नहीं पता है, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हुई है। तो कैसे भी करके अंग्रेजों के साथ मांडवाली वहाँ पे भी हुई। फिर तीसरा हुआ कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर की स्ट्राइक क्या थी कि भैया जो अमीर कॉटन मिल वर्कर थे अहमदाबाद के अंदर, उन्होंने क्या कहा, उस वहाँ पर हो गया प्लेग, तो भैया जो स्किलफुल वर्कर होते हैं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो जो मिल वर्कर, जो मिल के ओनर थे, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग कैसे भी करके अपना गुजारा करिए, हम आपको नौकरी से निकाल लें, जब आप आ जाएंगे दोबारा से काम करने लगेंगे तो हम आपको पैसा वापस दे देंगे। आपको आप जहाँ से पैसा अभी खाना आना बेचता कर रहे हैं, तब तक के लिए हम आपको कुछ सैलरी दे देंगे कुछ, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बाद में ये लोग अपनी जो मिल ओनर थे वो अपनी बात सुनकर गए, और अब जो मिल वर्कर थे वो कहने लगे भैया हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हमने तो बहुत कर्जा ले लिया है क्योंकि आपने कहा था कि हम पैसा दे देंगे। तो इसके लिए गांधी ने मेडिटेट किया, भूखा आंदोलन में बैठे, और कैसे करके मुद्दन हटाया। तो धीमे धीमे करके इनकी गांधी की पॉपुलैरिटी भैया बढ़ने लगी इलाकों के अंदर कि भैया गांधी एक आदमी आया है जो कि हमारे आजादी के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए, हमारी आवाज गरीब लोग के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके गांधी जी क्या होने लगे, फेमस होने लगे। फिर इसके बाद अंग्रेज एक कानून लेके आए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो ये ब्लैक लॉ था, यानी कि खराब लॉ था। इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट में ये था कि भैया कि ये गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दे देता था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं तो भैया इसको हम लोग बात करें प्रिजनर्स को बिना किसी ट्रायल के 2 साल के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कोई अंग्रेज पुलिस वाला है, अगर उसे लगता है उसकी पर्सनल खुन्नस है आपके साथ, क्या है, पर्सनल खुन्नस है, तो वो क्या करेगा, आपको आपको टांग देगा। आपके पास अधिकार नहीं है कि आप अपील कर सकें, और 2 साल के लिए आपको टांग दिया जाएगा जेल में, बिना किसी, हम लोग बात करें आपको ट्रायल के, यानी कि बिना किसी जांच पड़ताल के, यानी कि ना कोई आपका वकील होगा ना कुछ होगा, आपको 2 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये एक तरीके से ब्लैक लॉ था, क्या था, ब्लैक लॉ था, यानी कि काला कानून था।
तो इसलिए इसके खिलाफ बहुत ज्यादा मूवमेंट उठ रहे थे। और वैसे ही हम लोग बात करें जलियांवाला बाग में इसका क्या था कि यहाँ पे हम लोग बात करें जो अमृतसर था, तो वहाँ पे दो वहाँ के लीडर्स को उठा लिया गया था, मतलब अंग्रेजों द्वारा उठा लिया गया था। तो अब हुआ क्या कि भैया यहाँ पे अ, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो भैया उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे वैसे तो अंग्रेज हमें कुछ करने नहीं देते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट लाना पड़ेगा। और अब हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं और कुछ यहाँ पे प्लान डिस्कस करते हैं अपना, ठीक है, वो करते हैं। तो अब अंग्रेजों के कान में खबर लग गई है, और उन्होंने क्या किया कि भैया वहाँ पे अब ऐसा तो था नहीं कि सभी सभी फ्रीडम फाइटर्स ही आए थे वहाँ पे तो मेला लगता था, तो मेला लगने के लिए वहाँ पे लोग आए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि ऑन 13 अप्रैल 1919 वहाँ पे बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठी हो गई, कहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि अब भैया जनरल डायर को, तो वहाँ पे जनरल जो डायर थे, तो उन्हें खबर लगी कि भैया यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आके यहाँ पे कुछ अराजकता फैलाने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बाग को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि गेट लगा दिए, और जो एग्जिट पॉइंट थे उनको बंद कर दिया, और वहाँ पे खुलेआम गोलियां चला दी। और वहाँ पे उन्हें ये भी नहीं पता फ्रीडम फाइटर कौन है, आम लोग कौन है, उन्हें कुछ नहीं पता। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जिंदा मार दिया, इवन कुएं तक में गोली घुस घुस के मारी कि भैया हम लोग डर के मारे कुएं के अंदर घुस गए, वहां घुस घुस के लोगों को मारा, तो इतनी बेरहमी से मारा। तो भैया ये आग की तरह बिल्कुल न्यूज फैल गई पूरे देश में कि अंधा गोलियां चलाई गई वहां पे, स्ट्राइक हो गई, क्लैशेस होने लगे वहां पे, पुलिस के ऊपर अटैक होने लगे, बिल्डिंग्स के ऊपर, हाथ तूने कैसे मार दिया हमारे लोगों को, जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया सब जगह पे। तो ऐसे करके वहां पे रिस्पॉन्स, बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्स मिला गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो भैया जितने बड़े बड़े लीडर्स थे भैया, वहां गुस्सा आया, भैया तुमने गांधी जी ने कहा कितना खराब चीज की है तुमने, ठीक है। तो गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह, तो भैया इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, इसको भी वापस ले किया भैया, धीरे धीरे वायलेंस स्प्रेड होने लगी है कि गांधी का नाम नहीं आया फिर उसमें, तो काफी वायलेंस होने लगी, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा मामला बिगड़ गया उस समय 1919 में। इसके अलावा हम लोग बात करें कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो खिलाफत मूवमेंट ये था कि दो ब्रदर थे जो सैफुद्दीन अली और मोहम्मद अली थे। तो भैया वही हम लोगों ने पहले बताया कि भैया कि जो मुस्लिम वर्ल्ड होता है, तो वहाँ पे खलीफा का जो पद था अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, इसका विरोध कर रहे थे मुस्लिम। तो इंडिया से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो दो ब्रदर थे जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया हम लोग यहाँ से मूवमेंट चलाएंगे इंडिया से। तो गांधी समझ रहे हैं कि भैया इनके यहाँ मूवमेंट चलाने से थोड़ा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल करते हैं इनके साथ, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड, कहाँ पे हुई थी, फॉर्म हुई थी मुंबई में, मार्च 1919 में। तो खिलाफत टेम्पोरल पावर्स को खत्म करने के लिए, तो उसका विरोध कर रहे थे भैया। तो अब गांधी जी थे, गांधी जी ने कहा कि भैया इनकी प्रॉब्लम, हमारा दुश्मन एक है, इनका दुश्मन एक है। तो इन्होंने कन्विंस कर लिया कि कांग्रेस को कि भैया कि तुम क्या करो, खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लो, और नॉन कॉर्पोरेशन कैंपेन चलाओ किसमें, स्वराज के लिए, कि भैया कि हमें अपना स्वराज चाहिए, और खिलाफत मूवमेंट के साथ में टाई अप करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, उनकी लंका लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मूवमेंट चलाया गया। तो कांग्रेस स्टेशन में हम लोग बात करें, नागपुर में दिसंबर में 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम चलाया गया, एडॉप्टेड कर लिया गया, ठीक है, ये वाला। अब अलग अलग जगह पे कैसे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था इनको चलाया जा रहा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग जगह पे कैसे कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था। द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921। अब मूवमेंट चालू हो गया कब, जनवरी 1921 में। अब कैसे कैसे अलग अलग जगह पे जो मूवमेंट है वो चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि कस्बों में, यानी कि छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जो शहर से छोटे छोटे और गांव थोड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे ये मूवमेंट कैसे चला था। तो ये मिडिल क्लास में जो सिटीज थी वहाँ पर पार्टीशन बढ़ने लगा इसका, जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, तो इन्होंने अपनी जॉब स्टडी छोड़ दी, स्टूडेंट ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, लॉयर थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिस बंद कर दिया, और इसको क्या कर दिया, जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन कर लिया। काउंसिल इलेक्टेड वर वाइकेटेड,
फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। तो भैया ये लोग कह रहे थे कि भैया जो विदेशी गुड्स हैं, जो अंग्रेज हम लोग अपना सामान हमारे देश के अंदर बेच रहे हैं, तो हम लोग अब इसका इस्तेमाल ही करना बंद कर देंगे। जो दारू की दुकानें थी उनको भी हटा दिया गया। तो भैया अब बात करते हैं कि गाँव में कैसे मूवमेंट चला था। पीजेंट एंड ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल विद टर्न वायलेंट ग्रेजुअली। तो भैया आपको पता होगा कि गाँव वगैरह में जिंदा कर दिया जा रहा था अंग्रेजों को, कि भैया कि गाँव में आपको पता ही है, आदमी देसी आदमी उनने उठाया और लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके गाँव में जो वायलेंट तरीके से बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स भी जो बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनको निपटाने लगे। तो ऐसे करके भड़क उठा मूवमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि अवध में कैसे-कैसे मूवमेंट चला, तो उसके बारे में बताया गया है कि द पीजेंट वर लीड बाय द बाबा रामचंद्र इन अवध अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। तो भैया ये लैंडलॉर्ड भी उनका सपोर्ट करते थे अंग्रेजों का, तो इनके खिलाफ बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट खड़ा खड़ा कर दिया। 1920 में जो अवध था, अवध किसान सभा थी, वो सेटअप की गई। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेटअप की, मतलब इनके हेड रहे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ रूरल ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है, ये ट्राइबल्स कैसे लीड कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में बात करते हैं। अलूरी सीतारामन राजू। अब इन्होंने लीड किया क्या, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि आपको शिवाजी महाराज के बारे में जानते होंगे। तो वो लोग पहाड़ी में छुप के तो छोटी टुकड़ी में आते, आपके ऊपर अटैक करते, फिर वहां पे छुप जाते। तो ये होता है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो भैया इन्होंने गुदेम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने ये अटैक स्टार्ट करना वहां पे अलूरी सीतारामन राजू ने स्टार्ट कर दिया। द रेबल अटैक द पुलिस स्टेशन। तो भैया ये लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे, ठीक है। पर बाद बाद में राजू को पकड़ के मार दिया गया 1924 में। तो गलत हुआ उनके साथ बहुत ज्यादा। फिर अब हम लोग बात करें जो प्लांटेशन, या प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम लोग बात करें जैसे असम वाला क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पे बागान होते हैं। क्या होते हैं, बागान होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे खेती की जाती है चाय पत्ती वगैरह की। तो अब उन्हें क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो रहा था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब पीजेंट वर्कर के लिए स्वराज का मतलब ये था, पीजेंट वर्कर के लिए स्वराज का मतलब ये था कि वो फ्रीली अब मूव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांटेशन वर्कर की कंडीशन की बहुत खराब थी। इन्हें जबरदस्ती पकड़ के काम कराया था, घंटों घंटों काम कराया था, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। तो अब इनके लिए स्वराज का मतलब क्या हो गया कि भैया हमें आजाद आजाद कर देंगे, हमें आजादी मिल गई, ठीक है। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1850 एक्ट। तो भैया अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाया था इनके खिलाफ। भैया ये लोग बिना परमिशन जा नहीं सकते हैं, प्लांटेशन छोड़ नहीं सकते हैं। तो विच प्रिवेंटेड देम फ्रॉम लीविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। तो यानी कि यहाँ के लोगों के पास इतनी भी आजादी नहीं थी कि भैया के ये प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के जा सकते हैं। तो इतना प्रतिबंध लगा के रखा था अंग्रेजों ने इनके ऊपर। तो भैया अब ये लोग क्या हुआ, जो वर्कर थे, तो भैया इसके खिलाफ हुआ कि भैया अब हम लोग, हमें भी पता चल रहा है कि भैया दुनिया में मूवमेंट चल रहे हैं कि आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो भैया ये लोग समझ रहे हैं कि भैया हमें अब आजादी मिल गई है, हम लोग अब फ्री मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ हो गए, ये इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट के खिलाफ हो गए यहाँ के वर्कर्स, ठीक है। ईच ग्रुप इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। तो भैया स्वराज का मतलब किसी को पता है ना, क्योंकि मास कम्युनिकेशन तो आज के समय पे इंटरनेट पर ही, तो भैया जो लाइव कर दी, गांधी लाइव आए, भैया देखो हम लोग स्वराज चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, देखो भाई लोग हम लोग ये ऑब्जेक्टिव है, ये है। तो ऐसा तो उसमें कुछ था नहीं, अपने हिसाब से मतलब निकाल है। पर उन्हें ये पता था स्वराज का मूवमेंट चल रहा है कि आजादी मिलने वाली है हमें, ठीक है। तो ऐसे सीन सीन चल रहा था वहां पे। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1922 में आते आते महात्मा गांधी जी उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस क्यों लिया, अब अगर आप, मैं यहाँ पे लिखा ज्यादा कुछ नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो बता देता हूँ। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन्होंने इसलिए वापस ले लिया था कि क्योंकि जो चौरी चौरा कांड था वो हो गया था। तो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, कुछ पुलिस वालों को गांव वालों ने पकड़ के जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन के अंदर। और गांधी जी ने पहले ही मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोली थी, जिस दिन ये जो मूवमेंट है ये वायलेंट होता है, यानी कि वायलेंट होता है, यानी कि बहुत गर्मा गर्मी पकड़ लेगा, उस दिन हम वापस ले लेंगे। तो भैया गांधी को टांग दिया गया
मतलब मजाक की बात नहीं है। तो गांधी जी ने क्या कर लिया, गांधी जी ने विड्रॉल कर लिया कि वहां पे चौरी चौरा में कांड हो गया, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। अब गांधी ने ये मूवमेंट क्या कर लिया, वापस कर लिया। ठीक है, तो गांधी जी कह रहे हैं अब भैया हमसे ना हो पाएगा ये मूवमेंट, क्योंकि गांधी को अब अरेस्ट कर लिया जा रहा है यहाँ पे, बाद में इन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे लीडर थे जैसे सी आर दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए। इन्होंने क्या किया, स्वराज नाम की पार्टी बनाई, कांग्रेस से अलग हो गए भैया कि हमें आर्ग्यू फॉर द रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आना चाहिए। और जो दूसरे यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इन्होंने प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो ये लोग फुल इंडिपेंडेंस की मांग वगैरह कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बाद में हम लोग बात करें फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड लेट 1920 तो ऐसा बाद में क्या हुआ कि कुछ फैक्टर की वजह से जो इंडियन पॉलिटिक्स थी, इंडियन पॉलिटिक्स क्या हुई, चेंज हो गई। उसके बारे में बात करते हैं 1920 के बाद। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो ब्रिटिश थे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब बाद में क्या हुआ कि भैया धीमे धीमे क्या क्या कंडीशन होने लगी, जिसकी वजह से हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिक्स को चेंजमेंट आने लगी। तो जो वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी थी वो आने लगी, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी हुई थी वो कम होने लगी थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स आफ्टर 1930। 1930 के बाद हम लोग बात करें कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस यानी कि जो एग्रीकल्चर की प्राइसेस थे वो खत्म होने लगे, मतलब बहुत गिरने लगी। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड। तो जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो डिक्लाइन होने लगे। जो साइमन कमीशन थी तो इसको भी लोग विरोध करने लगे। तो साइमन कमीशन क्या थी, यहाँ पे रिफॉर्म ला रहे थे इंडिया के अंदर, और साइमन कमीशन इंडिया के अंदर ला तो रहे थे, पर उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन इंडियन की थी नहीं। तो भैया लोगों ने इसको करा दिया गो साइमन गो के नारे लगाए गए इसमें, इसको हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द Tory government of Britain to look the demand the nationalist struggle change the constitution structure of India। तो भैया ये जो साइमन कमीशन थी इसके बारे में यहाँ पे ये हेडिंग है। ठीक है, अपनी साइमन कमीशन। तो ये क्या हुआ, साइमन गो के नारे लगाए गए कि भैया यहाँ पे क्या करना था, ब्रिटेन ने भेजा था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने हैं। ठीक है, तो कमीशन इंडिया में अराइव हुई का 1928 में अराइव हुई, और जो कांग्रेस था वो इसके खिलाफ जाने लगे, क्योंकि भैया इसमें कोई इंडियन था ही नहीं। और 1900 दिसंबर 1929 में हम लोग बात करें प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन के अंदर जो हम लोग बात करें फॉर्मेशन था कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब यहाँ से फुल इंडिपेंडेंस की बात होने लगी कि भैया हमें पूरी आजादी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके चीजें होने लगी थी वहाँ पे। अब 1930 की बात चल रही थी, 1919 की बात चल रही थी। अब उसके अगले साल क्या हुआ, सॉल्ट मार्च हुआ। सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च बोलते थे। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च क्या था इसको समझते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। तो गांधी जी ने चुना नमक को एज अ मीडियम दैट कुड यूनाइट नेशन कंज्यूम ऑल ऑफ द सोसाइटी। तो अब गांधी को एक ऐसा धागा चाहिए था जिससे हम लोग बात करें पूरा देश जुड़ जाता। कि गांधी ने सोचा कि भैया नमक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है तो हर एक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, तो सब लोग नमक का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं। तो अब गांधी जी को पता था कि वहां पे उस समय पर क्या लगता था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। क्या लगता था, सॉल्ट के ऊपर लगता था टैक्स। तो ये पहले से टैक्स लगा रहा, तो अब अंग्रेजों को ज्यादा दिलचस्पी थी, तो गांधी को पहले से लगा तो इन्होंने लगाना चालू कर दिया। अब गांधी जी कहने लगे कि भैया अब हम आपका क्या करेंगे, कानून को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, कानून तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे उसके बारे में गहन चर्चा करते हैं हम लोग। गहन मतलब गहरी चर्चा करते हैं। तो जो सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च है, तो ये शुरू हुई का 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे कहाँ पे, डांडी में पहुंचे। एक विलेज है कहाँ पे, गुजरात में। कुछ अपने साथियों के साथ निकले, कुछ 300-400 किलोमीटर के करीब ये उन्होंने यात्रा की, और वहां पे डांडी पहुंचे और उन्होंने सॉल्ट लॉ था उसको क्या किया,
और वहाँ पे मतलब कानून ये था कि भैया ना ही कोई यहाँ पे मतलब अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकता है, ना ही उसका मतलब कानून है ही, नमक नहीं बना सकता है, यानी कि समुद्र किनारे जाके नमक नहीं बना सकता है, तो ये कानून था। तो गांधी जी ने गुजरात गए और वहाँ पे ये जो सॉल्ट लॉ था, इसको तोड़ा। इन्होंने पानी गर्म किया और वहाँ पे नमक बनाया। तो ये आम लोग नमक नहीं बना सकते थे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। सो इसलिए हम लोग बात करें कि गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल मतलब आम लोगों का जो मतलब क्या हम लोग अब एक तरीके से सरकार की बात नहीं मानने वाले हैं। जो आपके कानून जो जस्टिसफुल नहीं होंगे हम उन्हें तोड़ देंगे। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये डिफरेंट था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वही था कि भैया हम लोग कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, अब हम लोग आपके कानून तोड़ देंगे। ठीक है, जो कॉलोनियल रूल है जो कि इनजस्टिस करते हैं हम उन्हें तोड़ देंगे। ठीक है, गांधी ने इस विचारधारा के साथ इसको स्टार्ट किया। बॉयकॉट द फॉरेन गुड, तो इसमें फॉरेन गुड का कर दिया। नॉन पेमेंट टैक्सेस, ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ वर द मेन फीचर। तो यहाँ पे जंगल के कानून की भैया, क्योंकि अब अंग्रेज क्या करते थे कि जबरदस्ती जंगलों को वो कब्जे में कराए थे। क्योंकि अगर आप लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो जो ट्राइबल वाला चैप्टर आएगा, ट्राइब्स वाला, तो भैया जो ट्राइबल के लोग थे उन्हें परमिशन नहीं थी कि भैया वो लोग जो जंगल के गुड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो लोग हजारों सालों से रह रहे थे, उनका अधिकार था। पर अंग्रेज अधिकारियों ने उनके जो अधिकार थे वो छोड़ दिए थे। उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे, तो अब इसको फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिए गए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भैया उन्होंने पॉलिसी जो मतलब इसको बहुत बुरी तरह से रिप्रेस किया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने जितने भी लीडर्स थे, जैसे हम लोग बात करें गांधी हुए, नेहरू, सबको अरेस्ट कर लिया। और गांधी को कहा कि भैया ये जो मूवमेंट है उसको वापस ले लो। ठीक है, अब फिर बाद में समझौता हुआ किसके बीच में, गांधी के बीच में और एवरेट के बीच में। भड़बड़ा गए भैया, अंग्रेज भड़बड़ा गए, अंग्रेज भड़बड़ा गए, उन्होंने कहा गांधी से डील करो। तो अब 5 मार्च 1931 को जो लॉर्ड इरविन थे, जो कि वाइसरॉय थे, इन्होंने साइन किया पैक्ट किसके साथ, गांधी के साथ। और दिसंबर 1931 में गांधी जी गए कहाँ पे, लंदन पे। और तो यहाँ पे राउंड टेबल चल रही थी, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, आपको याद करनी पड़ेगी तीनों तीनों। तो अब गांधी से कहा है कि भैया गांधी आइए आइए राउंड टेबल में बात कीजिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके बारे में। तो सेकंड राउंड टेबल के लिए गांधी जी गए और गांधी से बड़े बड़े वादे किए गए, हम आपके साथ ये करेंगे वो किए गए। पर गांधी जी लौटे तो भैया इन्हें कुछ धींगा दे दिया और इनका काट दिया, इन्होंने बंद तो कर दिया मूवमेंट। और पूरे देश भर में फैलिया गांधी मूवमेंट बंद कर दिया। और इनसे कहा गया हम आपको बहुत आपकी डिमांड पूरी करेंगे, तो वो डिमांड पूरी की और मूवमेंट बंद करवा दिया। इन्हें लॉलीपॉप देकर छिना लिया। ठीक है, फिर गांधी ने रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। पर अब भैया अब कोई चीज आपने स्टार्ट कर दी, मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि आपने स्टार्ट कर दी, सब लोग पूरे देश भर के, अभी पहले आपने कोई एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसमें 100 200 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया आप हमारे साथ चलिए कि आप जो डिमांड पूरी कर रहे हैं हम आपकी डिमांड पूरी कर लेंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि भैया हमें ऐसे मूवमेंट खत्म नहीं करना। 100 में से 99 लोग कह रहे हैं कि मूवमेंट खत्म नहीं करना। एक बंदा कह रहा है ठीक है हम लोग पहले बात सुन के आते हैं कि कुछ समय के लिए अपना जो मूवमेंट है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। अरे यार तुम यार क्या जा रहे हो यार, अपने आप सरकार छोड़ देंगे वो लोग, तुम्हें आप फालतू में बंद कर रहे हो मूवमेंट। तो भैया लोग नाराज हो गए थे गांधी से। तो भैया जो मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, तो भैया इन्होंने दोबारा चालू तो कर दिया 1934 में। पर अब इसका मूवमेंट खत्म हो चुका था। अब लोगों को विश्वास उठ चुका था भैया आप पहले ही बंद कर दिए थे, आप फिर दोबारा जाओ। अब कोई बात नहीं बन रही यार, गांधी मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके लोगों के रिएक्शन थे। अब अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे कैसे देखा उसके बारे में बात करते हैं। जो अमीर पीजेंट थे यानी गरीब अमीर किसान थे, कम्युनिटी थी, एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्सेस टू बी रिड्यूस। तो ये चाह रहे थे कि जो रेवेन्यू टैक्सेस हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसलिए लोग इसको मूवमेंट को दोबारा ज्वाइन करने लगे। और दे डिड नॉट रीजॉइन मूवमेंट एज द मूवमेंट वाज कॉल्ड रिवाइज रेवेन्यू रेट। तो भैया इन्होंने बाद में, पहले तो मान गए थे, बाद में इन्होंने बुझाने से मना कर दिया। अब गरीब किसानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गरीब किसान थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पुअर पीजेंट थे वो चाहते थे जो लैंड था लैंड का वो मतलब हटा दिया जाए। कांग्रेस अनविलिंग थी सपोर्ट में नो लैंड कैंपेन ड्यू टू द फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो भैया वो मूवमेंट को कैसा देख रहे थे
तो गरीब किसान थे वो कह रहे थे हमारे ऊपर से जो रेंट लग रहा है तो उसको हटा दिया जाए। पर जो कांग्रेस थी वो भैया ऐसे सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो अब सपोर्ट खोना नहीं चाह रहे थे कि जो रेसिडेंट थे, क्योंकि भैया अगर वो लोग रेंट हटाए तो टैक्स नहीं मिलता किसी अमीर लोगों को। तो अब भैया जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट कर रही थी रेसिडेंट को, तो भैया उन्होंने तो गरीब लोगों का सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो एक तरीके से अब वही है कि अगर आपको कोई भी मूवमेंट अगर आपको चलाना है तो आपको मार्क्सिस्ट को एफिलिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपके साथ जनता जुड़नी चाहिए। अब कांग्रेस वाले ने सपोर्ट करने से मना कर दिया कि भैया कि हम आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि जो रेसिडेंट है वो उनको आप पैसे देंगे तो भैया वो भी हमसे दूर हो जाएंगे, तो लैंडलॉर्ड से भी दूर हो जाएंगे। तो भैया अब कांग्रेस ने इनको सपोर्ट देने से मना कर दिया गरीब लोगों से। बिजनेस क्लास ने इस मूवमेंट को कैसे देखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिजनेस क्लास ने इस मूवमेंट को ऐसे देखा कि जो बहुत सारा हम लोग बात करें प्रॉफिट हम लोग बात करें रिड्यूस हो गया था उनका, और प्रोटेक्ट आफ्टर द वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस्ड वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो वो जो फॉरेन गुड्स थे भैया इससे उनको इम्पैक्ट पड़ा था, और इनसे जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा था, क्योंकि दोबारा से इनका जो फॉरेन गुड्स थे वो आने लगे थे, ठीक है। तो अब वो भी इससे नाखुश हो गए थे। स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज वरीज ऑफ प्लेग बिजनेसेस डिसरप्ट ग्रोइंग इन्फ्लुएंजा ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंग कांग्रेस फोर्स देम टू जॉइन द मूवमेंट। मतलब धीमे धीमे एसोसिएशन के लिए भी सही नहीं रहने लगी, ठीक है। तो वही था कि धीमे धीमे मिलिटेंट एक्टिविटी फैल रही थी, जो जो बिजनेस था उसमें डिस्ट्रप्शन आने लगी थी, इन्फ्लुएंस सोशलिज्म का बढ़ने लगा था यंग कांग्रेस के अंदर, और इसलिए भैया वो कह रहे थे कि भैया मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करो। धीमे धीमे सोशलिज्म की भी सही नहीं हो रही थी। वुमेन में क्या होने लगा, वुमेन में क्या होने लगा, ठीक है। तो वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, तो वुमेन भी पार्टिसिपेट करेंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट था उसमें भी उन्होंने चीजों को दिया, और फॉरेन क्लॉथ को भी उन्होंने लिक्विड शॉप को भी हटाने में मदद की। कांग्रेस वार रिलक्टेंट टू अलाउ टू होल्ड एनी पोजीशन अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया उनके लिए भी कुछ अच्छी पोजीशन नहीं मिली थी, औरतों के खिलाफ भी कुछ मतलब औरतों के लिए कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी, बहुत कम औरतें थी ने पार्टीज में पोजीशन मिली थी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस की लिमिट्स क्या थी। तो जो दलित से दलित मतलब वही छोटी कास्ट वाले लोग जिन्हें हम लोग बात रहे हैं सोसाइटी अलग करके रखते, मतलब सोसाइटी ने अलग कर दिया था, अनटचेबल जिनको छुआ नहीं जाता था उस समय पर, और डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। भैया तो यही थे डिमांड रिजर्वेशन सीट फॉर द सेपरेशन इलेक्टोरेट। तो भैया अब यहाँ पे आ जाती है बात गांधी जी और अम्बेडकर की बात। तो भैया गांधी जी कह रहे हैं कि भैया अगर हमें देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में आके लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से, तो हमें दलित का सपोर्ट भी चाहिए पड़ेगा। और अम्बेडकर साहब ये कह रहे हैं, अम्बेडकर साहब का कहना ये था कि हजारों सालों से भैया 2000 साल बीत गए हमें रहते रहते, आपने हमें आज तक तो अधिकार दिए नहीं, आप अब अधिकार कैसे मांगने आ गए कि भैया अब साथ में रहते हैं, हजारों सालों से हमें आप लूट रहे हैं, ठीक है। अब अब आपके ऊपर जब समस्या आई तो भैया आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें। तो गांधी जी के बीच में अम्बेडकर कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना, नहीं गांधी जी, ठीक है। तो दलित और अनटचेबल क्या करने लगे भैया, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट में, और वो लोग चाह रहे थे कि हमें अलग से रिजर्वेशन सीट मिले, हमारे लिए अलग से इलेक्टोरेट करवाया जाए, हम लोग की इलेक्शन मिले, ठीक है। जैसे दलित लीडर जैसे भीमराव अम्बेडकर हुए, तो उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन बनाई 1930 में, और उन्होंने अपने एसोसिएशन का नाम क्या रखा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन रखा है अपने इसका नाम, ठीक है। तो भैया ये गांधी के साथ बढ़ गए, तो भैया वही बात थी भैया कि हजारों सालों से भैया हम पे अंग्रेज मतलब आप लोग रूल कर रहे हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं ये लोग रूल कर रहे हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अंग्रेज आपके ऊपर उंगली कर रहे हैं, तो आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वही है भैया हिपोक्रेसी की सीमा होती है। हजारों सालों से आप हम पे रूल कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया, भैया इतने गंदे तरीके से ट्रीट करते थे अनटचेबल्स को, दलित को, कि भैया क्या कहते हैं, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि भैया नेशनल यूनिटी की बात है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, कहीं जुड़ रहा है हम आपके साथ, अलग से सेपरेट करना है, ठीक है। फिर भी हम लोग बात करें भैया देश को आजाद कराना था, क्लैश हुआ गांधी के साथ, छेड़बदल हुई, तो मैं आपको आर्गुमेंट बता रही, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आर्गुमेंट थे भैया अम्बेडकर साहब के कि गांधी के साथ, भैया अभी तक तो आपने वोट नहीं दिया, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी अब भैया देश को आजाद कराना है तो भैया कैसे भी करके बात माननी पड़ेगी। फिर इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ बिटवीन गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में, कि भैया इसमें कुछ बात अंग्रेजों की मान सॉरी कुछ बातें दलित की मानी, कुछ इनको लोग की मानी गई, आम लोग की बात मानी गई। तो रिजर्वेशन सीट दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल के बीच में। बट हम लोग बात करें कि जनरल इलेक्टोरेट में मतलब कुछ सीटें रिजर्व कर दी, पर
जनरल इलेक्टोरेट हुआ, जैसे अलग मतलब ये नहीं करवाया कि गर्ल्स के लिए अलग से वोट मतलब दलित के लिए अलग से इलेक्टोरेट करवाया जाएगा, जनरल इलेक्टोरेट हुआ उसमें कुछ सीट दी जाएंगी गर्ल्स को, ठीक है। तो लीडर थे मुस्लिम लीग के जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हुए, तो भैया और ये चाहते थे रिजर्वेशन सीट किसी मुस्लिम और सेंट्रल असेंबली में। लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम क्योंकि ये बहुत बहुत मुस्लिम का लास्ट सेक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, कि गांधी के और जिन्ना के विचार थोड़े मिल ही गए थे। अब हम लोग बात करें कि जो नेशनल मूवमेंट था तो वो कलेक्टिवनेस आई कैसे, ठीक है। तो जो हम लोग बात करें कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस थी, तो भैया हम लोग बात करें पार्टी थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, तो धीमे धीमे हम लोग बात करें जो स्ट्रगल थे हम लोग की साथ में लड़ रहे थे, तो स्ट्रगल साथ में किए थे। हिस्ट्री हिस्ट्री ने बहुत ज्यादा हेल्प किया कि हम लोग साथ में लड़ रहे थे। वहाँ पे हम लोग बात करें सॉन्ग्स लिखे गए, पॉपुलर पेंट बनाया गया, जिसने सिंबल बनाए गए, तो भैया इसने कि एक नेशनलिज्म की तरह आग भरी इंडिया के अंदर कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे इकट्ठी होती है। हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर भी देखा कि कैसे कैसे गीत गाए जाते हैं, कैसे कैसे पेंटिंग बनाई जाती है कि भैया मदरलैंड का, भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। जिससे कि हम लोग बात करें कलेक्टिव फीलिंग आई, तो हिस्टोरी हमारी हिस्ट्री सबकी सेम थी कि भैया अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, हम लोग भाई थे, सब एक थे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें यूनिटी बनाई गई। और 1921 में हम लोग बात करें गांधी ने डिजाइन कराया स्वराज का झंडा, और इसमें ट्राइकलर, बाद में ट्राइकलर भी ऐड करवाया गया, तो स्पिनिंग व्हील वगैरह सेंटर में रखा गया था। तो ऐसे करके झंडा बनाया गया, तो एक तरीके से सिंबल बनाया गया कि भैया हम लोग क्या है, सब एक हैं। और ऐसे करके हम लोग बात करें जो राष्ट्रवाद की भावना थी देश के अंदर जागी गई। तो ये कैसे क्या, फिर से मैं बता दूं कि देशभक्ति की भावना कैसे जगाई जाती है। तो भैया गाना गा के गाने बनाए जाते हैं, माता मातृभूमि पितृभूमि का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और दूसरे तरीके से हम लोग बात करें ऐसे करके देश में ये चीजें अप्लाई की गई, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं हम। तो नेशनलिज्म के बारे में बात की कि भैया राष्ट्रवाद फैलाना है भारत देश के अंदर, तो मॉडर्न जो नेशनलिज्म था वो हम लोग बात करें उसने भी हेल्प की इंडिया को नेशनल स्टेट बनने में। और दूसरी कंट्रीज की तरह इंडिया में ऐसा नहीं था, और दूसरी कॉलोनियल कंट्रीज में ऐसा था कि भैया नेशनलिज्म यूरोप में अलग तरीके से बना था, और इंडिया के अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से बना था, यानी कि हम लोग साथ में लड़ेंगे, तो ये विचारधारा के साथ में यहाँ पे हम लोग साथ में जुड़े थे, क्योंकि हम लोग फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल था हम लोगों ने साथ में लड़ा था। फिर कैसे-कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और खिलाफत मूवमेंट था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। खिलाफत मूवमेंट क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। सत्याग्रह क्या था, उसके बारे में देखा। गांधी कैसे आए, उसके बारे में देखा। रॉलेट एक्ट कैसे पास हुई थी, कैसे ब्लैक कानून था, कैसे यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, कैसे जहाँ जो जनरल डायर थे उन्होंने कैसे लोगों को जिंदा मारा था। फिर इसके बाद हमने क्या चीज़ देखी, फिर हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा कि कैसे मुस्लिम के जो लीडर थे उनको हटा दिया गया इंडिया के अंदर, कैसे गांधी ने इसका इस्तेमाल किया। फिर टाउन्स का अंदर इसका मूवमेंट कैसे चला था, जो मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफ मूवमेंट चलाएगा। तो इसके अलग अलग जगह पे देखिए कि टाउन में क्या इसका एस्पेक्ट चल रहा था, और शहरों गाँव में क्या चल रहा था, और अवध में कैसे मूवमेंट चलाया गया, और आंध्र प्रदेश के अंदर ट्राइबल्स में कैसे मूवमेंट चलाया गया। फिर हमने स्वराज प्लांटेशन में देखा, प्लांटेशन का कैसे स्वराज का मतलब निकाला जा रहा था। फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की आगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कैसे महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि भैया जो चौरी चौरा कांड हो गया, तो उनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर बाद में हमने अलग अलग एक्टिविटी देखी, साइमन कमीशन के बारे में देखा, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में देखा। सॉल्ट मार्च कैसे उन्होंने गांधी ने जो नमक कानून था वो तोड़ दिया। फिर उसके बाद कैसे भी करके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट गांधी ने चलाया। बाद में एडवेंट के साथ उन्होंने साइन कर दिया कि भैया मूवमेंट खत्म कर दिया गया है। बाद में उन्हें जब पता चला गांधी को कि भैया अंग्रेज ने कुछ नहीं दिया, उन्हें ठेका दिया है, तो भैया दोबारा से उन्होंने मूवमेंट चालू किया। बाद में जब मूवमेंट चालू किया तो भैया तो लोगों ने फिर उनका सपोर्ट करना बंद कर दिया, लोगों का भरोसा उठ गया था। गरीब पेशेंट ने भी साथ छोड़ दिया, बिजनेस क्लास ने भी सपोर्ट नहीं किया, फिर वुमेन ने भी थोड़ा, उनको कोई सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा था। फिर लिमिटेशन क्या थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, वो देखी हमने, ठीक है। और फिर हम लोग को देखें कि कैसे बिलोंगिंगनेस बढ़ाई और नेशनलिज्म की भावना कैसे स्टार्ट की गई। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रगल लोगों ने साथ लड़े, तो नेशनलिस्टिक मूवमेंट की हिस्ट्री थी साथ में, तो गाने वो बनाए गए, पॉपुलर पेंटिंग बनाई गई। तो ऐसे करके हम लोग बात करें कि धीमे धीमे झंडा ही बनाया गया। तो ऐसे करके जो देश में एकता की फीलिंग थी उसको बढ़ावा दिया गया, और ऐसे करके हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया गया। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था कि कैसे-कैसे उन्होंने हमारे कंट्री के अंदर ये हेल्प की कि भैया हमें कैसे करना है कि चीज़ों को अपने आगे बढ़ना है, ठीक है?
तो आई थिंक एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे-कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? और इसी के साथ जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये वाला अपना चैप्टर होता है खत्म और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, ठीक है?